गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से। और इसमें आपका सेकंड मेथड है अपलिखित मूल्य विधि। ये है आपका देखिए, इस विधि को घटते हुए मूल्य विधि या क्रमागत हास्य विधि भी कहा जाता है, जिसमें लगातार डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती जाती है। इसमें मूल्य हास्य की राशि एक निश्चित दर से संपत्ति के अपलिखित मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो जो अमाउंट बच जाती है असेट्स की, उस पर एक फिक्स परसेंटेज जो इसमें फिक्स होता है वो क्या होता है, परसेंटेज डेप्रिसिएशन का। ठीक है, बाकी असेट्स की वैल्यू भी लगातार बदलेगी हर साल, और डेप्रिसिएशन जो उस पर निकलेगा उसका अमाउंट भी हर साल बदलेगा, न कि इसके आगे रीड कर रही हूँ, न कि उसके वास्तविक मूल्य से। तो दोबारा रीड कर रही हूँ। इस विधि को घटते हुए मूल्य विधि या क्रमागत हास्य विधि भी कहा जाता है। इसमें मूल्य हास्य की राशि एक निश्चित दर से संपत्ति के अपलिखित मूल्य पर ज्ञात की जाती है, न कि उसके वास्तविक मूल्य पर। मतलब उसकी ओरिजिनल जो खरीदी गई वैल्यू है उस पे इसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में जो कैलकुलेशन होती है डेप्रिसिएशन की वो ओरिजिनल वैल्यू पे होती है। अब क्वेश्चन देखो, सपोज अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹20,000। एक 20,000 की मशीन खरीदी है एंड 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अंडर दिस मेथड। द डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो उस पर 10% का हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो वो किस तरह कैलकुलेट होगा। देखो, 1/1/2005 को उसकी वैल्यू है 20,000। ठीक है, 1 जनवरी 2005 को एक मशीन की वैल्यू है 20,000। उस पर 31/12 मतलब पूरा एक साल बाद, जनवरी में खरीदी है हमने वैल्यू 2005 में। अब दिसंबर 2005 को, 31 दिसंबर 2005 को 10% डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन होता है 2,000। तो ये लेस करने के बाद बचेगा तुम्हारा 18,000। तो ये 18,000 क्या होगा, रिटन डाउन वैल्यू। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो W.D.V. ठीक है, ये रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2006। तो अब ये वैल्यू जो हो गई है वो मतलब 31 मार्च को आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, और वो बैलेंस जब अब अगले साल चल रहा है तो 1 तारीख को चलेगा, तो 1 तारीख को उसकी वैल्यू होगी 18,000 रुपये असेट्स की, मशीनरी की। ठीक है, अब इस पे फिर डेप्रिसिएशन देंगे एक साल होने के बाद। तो 31/12/2006 को 10% देने पे 1,800 रुपये होंगे। ठीक है, और ये 1,800 लेस होने के बाद वैल्यू क्या बचेगी, 16,200। तो ये 31 जनवरी 2007 31 जनवरी की जगह 1 जनवरी 2007 यहाँ लिख सकते हैं। ये 31 की ज़रूरत नहीं है, 1 जनवरी 31 एक तरह से गलत है। 1 जनवरी 2007 को असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, 16,200। तो ये 31 है ना, गलत दे रखा है, ये आप अपने नोट्स बनाते समय इसका ध्यान रखिए। 1 जनवरी 2007 को इसकी वैल्यू जो हो गई वो 16,200 रुपये हो गई। अब 31 दिसंबर 2007 को 10% फिर डेप्रिसिएशन देंगे, तो 16,200 का 10% जो होगा वो 16,20 होगा। तो वो वैल्यू घटाने के बाद बचेगा आपका 14,580। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2008, ये फिर 31 जनवरी 2008 कर रहे हैं, या 1 जनवरी 2008 ही होगा। ठीक है, तो मूल्य हास्य का लेखा करना
अब मूल्यह्रास का लेखा करना, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन बुक्स, इस हेतु निम्न जनरल प्रविष्टि की जाती है। मूल्यह्रास का लेखा करना, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन बुक्स, बुक्स में ये जो हमने अभी कैलकुलेशन करी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल के उसकी वैल्यू जो फाइंड की है हर साल, उसकी एंट्रीज किस तरह करेंगे। तो पहली एंट्री है प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में एंट्री होगी डेप्रिसिएशन, प्रथम वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो बीइंग रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, बीइंग रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की एंट्री है डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फिर दूसरी देखो, वर्ष के अंत में मूल्यह्रास की राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने हेतु। तो जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है, डेबिट किया है, उसको अब प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तीसरी एंट्री है, यदि संपत्ति का विक्रय या क्षय वर्ष के मध्य हो जाए तो, अगर बीच में संपत्ति या बीच में बिक रही है या बिक रही है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में हो सकता है ट्रांजेक्शन या बैंक के थ्रू हो सकता है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, वहाँ पैसे आएंगे उस अकाउंट में तो वो डेबिट होगा। विथ अमाउंट रियलाइज्ड, तो जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो अमाउंट हम यहाँ पे कैश या बैंक में लिखेंगे। और टू क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा असेट्स, क्योंकि असेट्स अब खत्म हो रहा है, तो पहले डेबिट में था अब वो क्रेडिट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो टू असेट्स, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब चौथी एंट्री देखो, यदि बीमित संपत्ति की हानि हो जाए, अगर इंश्योरेंस करा रखा हो उस असेट्स पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि असेट्स, समझो तुम्हारी 1,00,000 की असेट्स है, ठीक है, या फिर यूँ समझो ये जो अपना एग्जाम्पल है 20,000 वाला, तो 20,000 की असेट्स है यहाँ पे और इसका इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेंस हमेशा पूरे अमाउंट पे होता है, लेकिन जो मिलती है एक्चुअल वैल्यू वो कंप्लीट वैल्यू नहीं मिलती है, वो डेप्रिसिएशन होता रहता है, इसलिए उसकी वैल्यू रिड्यूस करके ही मिलती है। तो जो कैश मिलेगा वो तुरंत तो नहीं मिलेगा लॉस होने पे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखा जाएगा, और जो नहीं मिलेगा अमाउंट और जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और असेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा।